ब्रह्मांड में कुछ बड़े ही चौंका देने वाले नजारे हैं जिन्हें पावरफुल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। मगर क्या हम कभी उन जगहों पर जाकर उन चौंकाने वाले नजारों को अपनी आंखों से देख पाएंगे? अब साइंटिस्ट्स वार्प ड्राइव्स बना रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे ब्रह्मांड की फैब्रिक में दरार ढूंढकर वर्म होल्स को खोल सकते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी पहुंच में रखना चाहते हैं, मगर इसके लिए उन्हें फिजिक्स के एक बुनियादी नियम को तोड़ना पड़ेगा। क्या हम लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं? इंसान शुरू से ही तारों को देखता रहा है। हजारों साल तक हम यही मानते रहे कि वो भी चांद और सूरज जितने ही करीब हैं, इतने करीब कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकें। मगर अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सबसे करीबी तारा भी हमसे करीब 40,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे पास आज जो सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है वो भी वहां तक 10,000 साल में पहुंच पाएगा। इस ब्रह्मांड का सच्चा नागरिक साबित करने के लिए हमें अब वो करना होगा जिसे फिजिक्स इम्पॉसिबल कहता है। हमें लाइट की बीम से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करना होगा। बचपन में मिसिसिपी में मैं अक्सर रात के वक्त कैंप फायर के पास बैठ जाता था। घंटों आग की नाचती लपटों को देखता रहता, सोचता ये रोशनी किस चीज की बनी है। मैं सोचता कि वो एक पल को तो सॉलिड नजर आती है, फिर अचानक गायब कैसे हो जाती है। शॉन कैरॉल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये भी लाइट के रहस्यमय स्वभाव को देखकर दंग है। लाइट की स्पीड है 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड या 107 करोड़ किलोमीटर। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। सच कहें तो ये ब्रह्मांड में हर चीज की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। लाइट आवाज से 10 लाख गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। वो इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा ले। जब मैं कार से लाइट की एक बीम छोड़ता हूं तो उसकी टोटल वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड होती है। लाइट उसी स्पीड से बढ़ती नजर आएगी, भले ही मेरी कार की स्पीड कुछ भी हो। हम लाइट की स्पीड को कार की स्पीड से नहीं जोड़ सकते। लाइट की स्पीड तो हमेशा लाइट की स्पीड ही रहेगी। लाइट के आगे बढ़ने के इन अनोखे नियमों की वजह से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रह्मांड के बुनियादी नियम फिर से देखने पड़े थे। उन्हें लगा कि स्पेस एंड टाइम ना तो फिक्स्ड है, ना ही एब्सोल्यूट, बल्कि वो कनेक्टेड और रिलेटिव है। दिमाग में यह बात आते ही उन्होंने इतिहास का सबसे मशहूर इक्वेशन दिया, E=mc²। टाइम एंड स्पेस असल में स्पेस टाइम नाम की चीज का एक अंडरलाइंग हिस्सा है। आप किस तरह से स्पेस टाइम को टाइम एंड स्पेस में बांटते हैं ये आपके मूव करने पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इसके बारे में जब आइंस्टाइन को लगा कि टाइम और स्पेस एक ही चीज है, तब उन्होंने मान लिया कि एनर्जी और मास भी एक ही है। E=mc² का मतलब है कि हम एक रॉकेट में जितनी एनर्जी डालते हैं उसका मास भी उतना ही बढ़ता जाता है। जितना बड़ा होगा उसे उड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। उसे लाइट की स्पीड पर उड़ा पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि तब रॉकेट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते जाएंगे वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप वाकई लाइट की स्पीड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मगर आपको एनर्जी भले ही मिल जाए पर आप उस स्पीड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रिलेटिविटी की वजह से लाइट हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। उसकी बेहद तेज स्पीड की वजह से हम पृथ्वी के 2 कोनों पर भी करीब करीब फौरन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर चूंकि हम लाइट से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने सोलर सिस्टम में उन तारों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते जो हमसे काफी दूर है। मगर ये साहब मानते हैं कि ये हमें इस कॉस्मिक जेल से बाहर निकाल सकते हैं। ये मानते हैं कि इन्होंने आइंस्टाइन के नियमों को मोड़ने का उपाय ढूंढ लिया है, जिससे अब हम तारों तक पहुंच सकते हैं। मिगेल एल्क्यूबिएरे मैक्सिको सिटी के एक फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने वार्प ड्राइव बनाया है।
मेरा वॉर्प ड्राइव एक से दूसरी जगह पर जाने का एक तरीका है, मगर ये बिल्कुल अलग है। हम आमतौर पर स्पेस में चलते हुए या उड़ते हुए जाते हैं, मगर ये वो तरीका है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसके अंदर स्पेस ही मूव करेगा। मिगेल की सोच निकली है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक दूसरे पहलू से। वो ये है कि स्पेस का शेप मास या एनर्जी से डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि हम स्पेस को अपने चारों ओर फैला सकते हैं। इससे हम अपने पीछे रखी चीजों से काफी दूर जा सकते हैं और अपने सामने के स्पेस को सिकोड़कर उन चीजों के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं जो हमारे सामने हैं। मगर इस दौरान हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मान लीजिए कि ये एक स्पेसशिप है, इसके लिए हमें स्पेस में उड़ना होगा, मगर हम इसमें लाइट की स्पीड से तेज नहीं उड़ सकते। मगर हम स्पेस को यहाँ से सिकोड़ देते हैं और इसे यहाँ से फैला देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके करीब आ गया है, मगर उस किनारे से काफी दूर हो गया है। मगर ये स्पेसशिप आसपास की चीजों के मुकाबले अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। मिगेल की इस सोच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्पेसशिप असल में स्पेस टाइम के बुलबुले के अंदर खड़ा है। चूंकि वो चल नहीं रहा, इसलिए उसका मास भी नहीं बढ़ रहा। हम इसमें किसी भी स्पीड पर जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि हम कितनी तेजी से स्पेस को वॉर्प कर सकते हैं, कितनी तेजी से स्पेस को सिकोड़ या फैला सकते हैं। हम किसी भी स्पीड पर ऐसा कर सकते हैं। मिगेल का यह वॉर्प ड्राइव आइंस्टाइन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट थ्योरी का ही अनोखा फैलाव है। मगर यह अभी भी सिर्फ एक ही है और इसमें एक बड़ी अहम चीज गायब है, एक एक्सोटिक सब्सटेंस जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। वो चीज जिसके वजूद पर भी बहुत से साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं है, मगर एक शख्स को नेगेटिव एनर्जी पर पूरा यकीन है। वो मानते हैं कि उन्होंने उसे अपनी लैब में भी बना लिया। वॉर्प ड्राइव। यह बात भले ही साइंस फिक्शन की लगती हो, मगर ब्रह्मांड में स्पेस के एक वॉर्पिंग बबल में सर्फिंग करने के बाद आइंस्टाइन को भी सही लगती। मगर इसमें एक कमी है। एक वॉर्प ड्राइव सिर्फ एक मिस्टीरियस पावर सोर्स से ही काम कर सकता है, नेगेटिव एनर्जी से। आज ज्यादातर हर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो साबित नहीं हो सका है। मगर येल यूनिवर्सिटी के एटॉमिक फिजिसिस्ट स्टीव लैमरो मानते हैं कि वो एनर्जी के इस एक्सोटिक रूप का पता लगाकर ही दम लेंगे। उनके मुताबिक इसका जवाब छिपा है स्पेस के फैब्रिक में। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि स्पेस का वैक्यूम पूरी तरह खाली है, मगर सच तो यह है कि उस खाली स्पेस में भी एनर्जी है और हम उसे स्पेस की जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी तो यही कहती है कि वो खाली स्पेस असल में एनर्जी माइक्रोस्कोपिक पल्सेस से लगातार चमकता रहता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए हमें इस कांस्टेंट चैटर को दबाने का कोई उपाय सोचना होगा। स्टीव को लगा ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेस के शेप को ही बदल देना। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक उफनते समंदर में दो जहाज चल रहे हैं, तो एक जहाज से टकराकर लहरें लौटती हैं और दूसरे जहाज के साथ भी यही होता है। ऐसे में इन दोनों के बीच की वेव डेंसिटी कम होती है, जबकि समंदर में एक जहाज होने पर ज्यादा होती है। अगर हम उफनते समंदर में दो जहाज डाल दें तो वो एक दूसरे की ओर खींचेंगे। स्टीव का तर्क है कि अगर हम उफनते समंदर में चलते दो जहाजों के बीच की जगह की तरह खाली स्पेस का दायरा भी कम कर दें, तो चमकने वाली कुछ जीरो पॉइंट एनर्जी उसके अंदर नहीं समा पाएगी। फिर उस खाली स्पेस की उस तंग जगह के बाहर की एनर्जी बढ़ेगी और वो उसे सिकुड़ने पर मजबूर करेगी। वो फोर्स इन नेगेटिव एनर्जी की पहचान होगा। स्टीव ने उसे अपनी लैब में बनाने का फैसला किया। अपनी इस सोच को असली रूप देने में ही उन्हें 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। हम इस एक्सपेरिमेंट को टाइम मशीन कहते हैं, पर यह असल में टाइम मशीन 2 है। यह हमारे एक्सपेरिमेंट का दूसरा वर्जन है। मैंने इसे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरी जिंदगी के 15 साल इस मेजरमेंट में बीत गए। सच कहें तो इसे एक टाइम वेस्टिंग मशीन कहना चाहिए। इस वैक्यूम चेंबर के अंदर दो छोटी छोटी मेटल प्लेट्स लगी हैं, जो इंसान के बाल जितनी चौड़ाई पर एक दूसरे से दूर है। इन्हें इतने करीब रखने के बाद एक दूसरे से दूर रखना
बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये करीब करीब एटॉमिक लेवल पर करना पड़ा। खाली स्पेस का 0 पॉइंट फ्लक्चुएशन भी उन दो प्लेट्स के बीच नहीं आ पाएगा, इसलिए जब हम इन दो प्लेट्स को करीब लाते हैं तब इनके बीच इन प्लेट्स के बाहर के मुकाबले बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। इससे फोर्स बढ़ता है और प्लेट्स के करीब आने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और ये नेगेटिव एनर्जी से बनता है। उन प्लेट्स के बाहर होने वाला 0 पॉइंट एनर्जी फ्लक्चुएशन उनके बीच होने वाले फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा होता है। बाहर से लगने वाला प्रेशर उन्हें अंदर की ओर दबाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन प्लेट्स के बीच की नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास के स्पेस को फैलाती। स्टीव इतने साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिसने नेगेटिव एनर्जी से पैदा होने वाले फोर्स को मेजर किया है, मगर उन्हें उसकी जो मात्रा मिली है वो बहुत कम है। वो फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रेड ब्लड सेल के वजन के बराबर था। वो बहुत कम था। अगर हम इस तरह की हजारों प्लेट्स ले लें जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी, तो हमें एक काफी बड़ा फोर्स मिल सकता है। स्टीव की ये खोज भले ही वार्प ड्राइव की ओर एक छोटा सा कदम हो, पर इससे ये तो साबित हो गया है कि मिगेल एल्क्यूबेरी की वार्प ड्राइव थियरी फिजिक्स के नियमों को नहीं तोड़ती है। एक वार्प स्पेस के लिए जरूरी और वार्प ड्राइव को चलाने वाली एनर्जी का वजूद तो है, साथ ही उन्होंने एक और चीज के रास्ते भी खोल दिए, एक वर्म होल के, जो स्पेस की फैब्रिक में बनी एक दरार है। अगर एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट वाकई है तो हो सकता है कि हम उस दरार से एक बार अंदर जाएं और फिर ब्रह्मांड के पार जाकर ही बाहर निकलें। मगर क्या वर्म होल्स वाकई साइंस फिक्शन फैंटेसी से बाहर भी होते हैं? अगर वो हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमें कहां ले जाने वाले हैं? अब एक फिजिसिस्ट ने इन अनोखे पोर्टल्स में जाने की हिम्मत दिखाई है जो एक वर्म होल के बीच से रास्ता बनाना चाहते हैं। हमने वर्म होल्स के बारे में सुना तो है, ये वो कॉस्मिक शॉर्टकट्स हैं जो एलियन वर्ल्ड्स को हमारे दरवाजे तक ला पहुंचाते हैं, मगर हम उसे कैसे बना सकते हैं? हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक वर्म होल में सफर करने के लिए एक्सोटिक टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ ही एक अनजान इलाके में घुसने की हिम्मत भी। हमारी पृथ्वी पर गलियारों का जाल सा बिछा है। हम अक्सर विशाल पहाड़ों के बीच बनी मजबूत सुरंगों के बीच से आते जाते हैं। हम एक मजबूत सुरंग के अंदर जा रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि ये कंक्रीट और रीइंफोर्स स्टील की बनी है। ये कहीं आने जाने का एक बहुत ही भरोसेमंद रास्ता है। मैं अपनी कार से इसे पार कर सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। फिजिसिस्ट स्टीफन शू को स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से काफी फैसिनेशन है। बात चाहे स्टॉक मार्केट की हो या रियल एस्टेट वैल्यूज की हो या फिर स्पेस टाइम वर्म होल्स की। जब हम किसी खास सिस्टम को देखते हैं तो हम फिजिक्स के लिहाज से एक बड़ी सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जरूर देखते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं। इसका एक मामूली सा उदाहरण है ये पेन, जो इस तरह से बैलेंस्ड है। अगर ये सही तरीके से बैलेंस्ड है तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हल्का सा भी झटका लगता है तो ये बिल्कुल अलग स्थिति में चला जाता है। इसके बाद हमने ये सोचा कि क्या हम एक ऐसा वर्म होल बना सकते हैं जिसमें ऐसी खूबियां हो कि हम उसके बिहेवियर का अंदाजा लगा सके और वो पूरी तरह से स्टेबल भी हो। ये दो ऐसी खूबियां हैं जो एक वर्म होल में होनी ही चाहिए। इन वर्म होल्स को बनाने की शुरुआत भी हुई आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिससे पता लगता है कि हम स्पेस को किस तरह से एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह आसानी से अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। आप कागज की एक शीट ले लीजिए और ये मान लीजिए कि आप इसके ऊपर घूम रही इस चींटी जैसे हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पेपर को मोड़ दिया जाए तो फिर इसे इसके ऊपर इस तरह से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इससे एक ट्यूब भी जुड़ी है तो ये चींटी उसके जरिए यहां से यहां तक आसानी से आ सकती है। एक साइंस फिक्शन में तो वर्म होल्स वो रास्ते होते हैं जिनसे कोई स्टारशिप गुजर सकता है, मगर वो 2 डायमेंशनल रेंडरिंग वर्म होल्स के असली आर्किटेक्चर पर अपनी चमक बिखेरते हैं। अब इस 2 डायमेंशनल उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रॉ का मुंह सिर्फ एक गोल मुहाना है
लेकिन क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, इसलिए एक वर्म होल का मुंह शायद एक बुलबुले के इंटीरियर जैसा ही होगा। अगर कोई असली वर्म होल स्पेस में कहीं होगा तो उसका मुहाना भी शायद ऐसा ही हो। मगर स्टीफन तो यह सोच रहे हैं कि क्या हम उसकी नकल बना सकते हैं। एक कॉस्मिक इंजीनियर पहले तो 2 मुंह बनाएगा, फिर उन्हें आपस में जोड़ देगा। फिर वो एक मुंह को कई लाइट ईयर्स दूर खींच ले जाएगा। मगर उन 2 मुहानों के बीच की सुरंग हमारे स्पेस का हिस्सा नहीं होगी और वो काफी छोटी भी होगी। ये काम तो काफी आसान है, मगर वर्म होल के मुहानों और उस सुरंग को बचाए रखने वाली नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक वर्म होल को स्टेबलाइज कर पाना काफी मुश्किल काम है। हम सारे वर्म होल को उसकी रिलेटिविटी की वजह से ही जानते हैं और उन्हें स्पेशल नेगेटिव एनर्जी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या वो मैटर खुद स्टेबल है? स्टीफन ने यह हिसाब भी लगाया कि ये नेगेटिव एनर्जी किस तरह से एक वर्म होल के बाहर मौजूद नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करेगी, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो साथ में स्टेबल रह सकते हैं या नहीं। हमने मैथमेटिकली साबित किया कि वो अनस्टेबल होंगी। ये एक बड़ा ही खतरनाक डिवाइस होगा, क्योंकि अगर इसे जरा भी झटका लगा तो पूरा डिवाइस ही टूट जाएगा। अगर मैंने उसे एक अनस्टेबल वर्म होल में डाला तो वही हालत होगी जो इस बुलबुले में अपनी उंगली डालने पर होती है, वो फट जाएगा। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी चाहिए वो खुद ही काफी अनस्टेबल होती है। इंसान का बनाया वर्म होल तो उसी पर टूट जाएगा जब कोई उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। मगर एक रास्ता और भी है। हम अपने बनाए कॉस्मिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उन माइक्रोस्कोपिक शॉर्टकट्स को ढूंढें जो हमारे आसपास छिपे हुए हैं। जिस तरह से खाली स्पेस में एनर्जी के माइक्रोस्कोपिक पल्सेस भरे होते हैं, उसी तरह से कुछ थियरिस्ट्स मानते हैं कि वहां पर ऐसे माइक्रोस्कोपिक होल्स भी होंगे। हो सकता है कि बिग बैंग के बचे हुए कुछ क्वांटम वर्म होल्स हो, या फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ हल्के फ्लक्चुएशंस हो, जहाँ स्पेस टाइम बड़े ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो एक क्वांटम वर्म होल हो सकता है। अगर उनमें बहुत ही हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो मतलब है कि वो छोटे होंगे, -35 मीटर से भी 10 गुना छोटे। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्म होल्स असल में स्पेस में होने वाले क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं, जो कभी दिखते हैं, कभी नहीं, और फिर दोबारा दिखने लगते हैं। चूंकि हमें उनके पोर्टल्स नहीं बनाने हैं, इसलिए स्टीफन को लगता है कि उनके अंदर जाने में खतरा नहीं होगा। मगर किसी के अंदर जाने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि एक खतरा है। क्वांटम मैकेनिकल चीजें बड़ी ही फजी होती हैं, वो बड़ी ही रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। इसलिए अगर हम किसी क्वांटम वर्म होल के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि हमें तेज झटके लगे और हमें ये भी पता न लग पाए कि हम कहाँ निकले। हम किसी ऐसी सुरंग में तो हरगिज नहीं जाना चाहेंगे जो हमें पैसिफिक ओशन के नीचे ले जाए या किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दे। क्वांटम वर्म होल्स के आने का कोई तय समय नहीं होता और मंजिल भी अनजान होती है। हम किसी भी जगह किसी भी वक्त पर पहुंच सकते हैं। एक वर्म होल के अंदर लाइट से तेज स्पीड पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, मगर एक सावधान मुसाफिर के लिए एक सुरक्षित तरीका भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आप यहां से वहां तक बिना चले ही पहुंच जाएं तो? वैसे तो इंसान का तारों तक पहुंचने का पहला सफर अभी काफी दूर है। हमें वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स की टेक्नोलॉजी में माहिर होने में कम से कम 100 साल और लगेंगे। मगर ब्रह्मांड की सैर करने का एक और तरीका है। हम अपने शरीर को इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम एक से दूसरी जगह पर लाइट की स्पीड से भेज सकते हैं। क्रिस मनरो और स्टीव ओमशेंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में क्वांटम फिजिसिस्ट्स हैं। ये टेलीपोर्टेशन के पायनियर्स हैं। इनका काम है 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली घटनाओं को जोड़ना, जिनका आमतौर पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। हम एक मामूली सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इन स्टैंडर्ड कॉइन्स से, जिससे आपको दिखा सके कि अलग अलग कॉइन्स
और 2 कॉइन्स के बीच रैंडमनेस होती है। चलो शुरू करते हैं, उछालो। हेड्स, टेल्स। टेल्स। आप भी देख सकते हैं कि 2 अलग अलग रेगुलर कॉइन से भी हमें उनके बीच बिल्कुल रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर क्रिस और स्टीव 2 कॉइन्स को हर बार एक ही तरफ से गिराने में कामयाब हो गए तो मतलब होगा कि एक कॉइन पर इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गए हैं, वो चाहे हेड्स हो या टेल्स, और जगह ये हो या वो। ये तब एक बड़े ही अनोखे इफेक्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 2 माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एक लिंक बना सकता है। जब कोई बम फटता है और उससे 2 श्रापनल निकलते हैं तो वो दोनों अपने अपने हिसाब से कहीं जाते हैं, एक दूसरे से बेअसर। अब मान लीजिए कि वो बम एक सब एटॉमिक वर्ल्ड है, उससे पार्टिकल्स के 2 श्रापनल निकलते हैं, मगर यहाँ क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से एक टुकड़ा उसी तरफ जाता है जहां दूसरा। अगर एक टुकड़ा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज घूमे। अगर स्टीव और क्रिस के कॉइन्स एंटेंगल्ड हों तो जब स्टीव हेड्स टॉस करते हैं तब क्रिस टेल्स टॉस करेंगे। अगर स्टीव टेल्स टॉस करते हैं तो क्रिस हेड्स टॉस करेंगे। तो भले ही कॉइन एक तरफ से गिर रहा है और ये पूरी तरह से रैंडम भी है, मगर इनके बीच एक कोरिलेशन है और वही है एंटेंगलमेंट्स का डिफाइनिंग फीचर। फिजिसिस्ट करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से एंटेंगलमेंट की मदद से मैटर को एक से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव और क्रिस पहली बार कामयाब हुए हैं। इन्होंने एक एलिमेंट के 2 एटम से शुरुआत की थी जिसे एटर्बियम कहते हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट 2 ट्रैप्ड एटम्स के साथ शुरू किया था। वो टेबल्स पर दोनों किनारों पर रखे थे। ये एटम फील्ड्स के साथ इस तरह से लेविटेट कर रहे हैं जैसे एक लेविटेटेड ट्रेन करती है। ये एक वैक्यूम चेंबर है, इसलिए कुछ इन्हें छू नहीं पाता। ये पूरी तरह से आइसोलेशन में है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्टीव और क्रिस ने माइक्रोवेव रेडिएशन की मदद से पहले एटम पर क्यूबिट्स नाम की क्वांटम इंफॉर्मेशन लिखी। ये क्यूबिट्स ही एटम्स के हेड्स या टेल बन गए। फिर हमने दोनों एटम्स को लाइट के फास्ट पल्स के साथ एक्साइट किया और ऐसा करने से फोटोन एटम के इंटरनल स्टेट के साथ एंटेंगल होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ फोटॉन्स मैसेंजर बन गए हैं जो पूरी लैब में एटम्स की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। क्रिस और स्टीव हर एटम के फोटोन को एक ही टारगेट पर एम कर रहे हैं। जब वो मिलते हैं तब एंटेंगल हो जाते हैं और फिर उन 2 एटम्स को भी एंटेंगल कर देते हैं जिनसे वो निकले हैं। दोनों एटम्स करीब भी नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, मगर अब दोनों एटम्स जो एक दूसरे के दूर रखे थे वो एंटेंगल हो चुके हैं और उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं जो हमने पहले एटम पर लिखी थी। इसे ही क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन असल में कहीं गई ही नहीं थी। उनके बीच कोई फिजिकल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। ये तो कमाल था उस एंटेंगलमेंट का जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाए। आइंस्टाइन ने इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया है। उन्होंने एंटेंगलमेंट को दूरी पर होने वाली एक डरावनी हरकत कहा था। स्टीव और क्रिस ने बड़ी कामयाबी से एक एटम से दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एटम को टेलीपोर्ट कर दिया था। पहली बार किसी ने लाइट की स्पीड से मैटर को स्पेस में बीम किया था। अब वो दूसरे एम्बिशियस टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये तरीका एक एटम की बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर पर भी काम करता है, जैसे कि कुछ 100 एटम्स। कुछ 100 एटम्स को हम प्रोग्रेस कह सकते हैं, मगर सवाल तो यह है कि क्या हम एक इंसान के अंदर मौजूद सारे 7 लाख करोड़ एटम्स को एक साथ एक से दूसरी जगह तक टेलीपोर्ट कर पाएंगे? क्या ऑर्गेनिक मैटर के एक ढेर से आपकी या मेरी कॉपी बन पाएगी? बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास एक चेरी पाई है और ये पाई अपने पर्टिकुलर स्टेट में है। इस पाई के अंदर के एटम्स ज्यादातर कार्बन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं, मगर वो इस तरह से जुड़े हैं कि हम उन्हें चेरी पाई कहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। क्रिस इस चेरी पाई के अंदर के सारे एटम्स को तभी टेलीपोर्ट कर पाएंगे जब उन्हें हर एटम की इंफॉर्मेशन मिल जाए, और तब गंदगी तो फैलेगी ही। यहाँ मौजूद हर एटम उस चेरी पाई का रिप्रेजेंटेटिव है, मगर
अब ये चरिपाई नहीं लग रही। वजह ये है कि ये एटम्स सही तरीके से अरेंज्ड नहीं हैं। इस प्लेट में करोड़ों करोड़ करोड़ एटम्स हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो करोड़ों करोड़ करोड़ एटम्स किस तरह अरेंज्ड थे। वो संख्या इतनी बड़ी होगी कि उसे लिखने के लिए हमारा पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। अभी तो हम शायद किसी इंसान को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, मगर स्टीव और क्रिस मानते हैं कि ये अगर मुमकिन हो सका तो उसकी बड़ी वजह क्वांटम एंटेंगलमेंट होगी। क्वांटम मैकेनिक्स को लैब में बार बार वेरीफाई किया जा चुका है, हमारी लैब्स में भी और दूसरी लैब्स में भी। कई दशक से हम बार बार यही साबित कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कुदरत का एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। अगर हम क्वांटम मैकेनिकल टेलीपोर्टेशन करना चाहते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को भी शामिल करना होगा। मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट करने की क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा भी कोई थियरी है तो हम उसके बारे में नहीं जानते। हम आज भी लाइट की बीम की तरह एक से दूसरे तारे तक जाने से काफी दूर हैं। लेकिन हम लाइट के बारे में जो भी जानते हैं वो सब अगर गलत हो तो ये साइंटिस्ट तो फिजिक्स के नियमों को ही उल्टा कर रहा है। अगर इनका अंदाजा सही है तो आइंस्टाइन ने दुनिया को जो लाइट की स्पीड दी है वही बदल जाएगी। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहां स्पीड लिमिट है करीब 107 करोड़ किलोमीटर पर आवर। यह बात तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। लेकिन अगर आइंस्टाइन ही गलत हो तो जॉन वेब ने कुछ और सोच रखा है। ये ब्रह्मांड के नियमों को फिर से लिखना चाहते हैं और शुरुआत कर रहे हैं बार कोड से। मान लीजिए कि हम एक सुपरमार्केट में जाते हैं और कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे कि ये लेटस तो हमारा जाना पहचाना है। इस लेटस पर भी काफी इंफॉर्मेशन लिखी है, सब कुछ इसके पैकेट पर लिखा है। हम ये तो देख सकते हैं कि कुछ लिखा है, मगर वो सब इनकोडेड है और उसे वो लेजर ही पढ़ सकता है जो इसे स्कैन करने वाला है। जब कैशियर इसे स्कैन करता है तब वो लेजर बीम इस काली लाइंस के बीच के सफेद गैप्स को पढ़ती है और हमें इसकी कीमत पता लग जाती है। एक बारकोड के अंदर काफी इंफॉर्मेशन जमा होती है। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। ये जिन बारकोड्स को पढ़ते हैं वो लेटेस्ट के किसी पैकेट पर नहीं बने, बल्कि दूर की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट में छिपे। अगर उन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को एक रेनबो में बांट दिया जाए तो हम देखेंगे कि उसमें कई रंग गायब हैं। इन डार्क बैंड्स को स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और ये इंटरस्टेलर गैस के बादलों के कुछ केमिकल एलिमेंट से बनते हैं जो स्टारलाइट की कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें इन स्पेक्ट्रल लाइंस से बहुत कुछ पता लग सकता है। उनकी पोजीशन से हम उन एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं जिनकी वो खास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इससे हमें पता लग सकता है कि उसमें हाइड्रोजन, हीलियम या कोई और एलिमेंट है या नहीं। मगर जॉन ने यह भी देखा कि इन स्टारलाइट बारकोड से इन्हें इससे भी ज्यादा अहम बातें पता लग सकती हैं कि तारे किस चीज से बने। इनकी मदद से ब्रह्मांड के एक सबसे फंडामेंटल कांस्टेंट की झलक भी देख सकते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत को। फिजिक्स के मुताबिक हर फोर्स का एक पार्टिकल होता है जो उसे ढोता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लाइट या फोटॉन्स ढोते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सारे एटम्स को अपने न्यूक्लियस के ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से टकराकर लौटने वाले सारे फोटॉन्स के कांस्टेंट एक्सचेंज की मदद से जोड़े रखता है। जब लाइट इन इंटरस्टेलर गैस के एटम से होकर गुजरती है तब वो फोटॉन्स के एक्सचेंज में इंटरफेयर करती है और एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से हटा देती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब लाइट में सही एनर्जी हो। इस मिसिंग लाइट के बारकोड से पता लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है। पिछले 10 साल के दौरान टेक्नोलॉजी में गजब के बदलाव आए हैं। अब हम दूर के किसी एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स को इतनी बारीकी से मेजर कर सकते हैं जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ। इससे हमें शुरुआती ब्रह्मांड की स्टडी करने का मोटिवेशन मिला, क्योंकि अब हम ये मेजर कर सकते हैं कि उस वक्त हालात कैसे थे। हम मेजर कर सकते हैं कि फिजिक्स कैसा था, उस वक्त फिजिक्स के नियम थे या नहीं। अगर थे तो क्या ब्रह्मांड के उन दूर दराज के हिस्सों में भी वैसे ही थे जैसे कि पृथ्वी पर? यह बात बड़ी कमाल की है। फिर जॉन ने गैस के उन चमकते बादलों को ढूंढना शुरू किया जो कई 100 करोड़ किलोमीटर दूर थे।
उन्होंने हवाई में लगे केक टेलीस्कोप की मदद से नॉर्दर्न स्काई पर नजरें गड़ा दी, चिले में लगे एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से सदर्न स्काई पर। जब उन्होंने बार कोड्स को देखा तो उन्हें वो मिला जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। अगर हम पृथ्वी पर बनी अपनी लेबोरेटरी से गैस के बादल को देखते हैं तो वो ऐसा नजर आता है, और जब हम इसे सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है। ये लाइन स्पेक्ट्रम के लाल किनारे की ओर खिसक गई है और ये वाली लाइन स्पेक्ट्रम के नीले किनारे की ओर। इन स्पेक्ट्रल लाइंस की रिलेटिव स्पेसिंग में थोड़ा बदलाव है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी अलग दिखती है। अगर हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं, आसमान के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां देखेंगे कि ये लाइन दाईं ओर की बजाय बाईं ओर खिसकी है और ये लाइन बाईं ओर की बजाय दाईं ओर खिसकी है। इससे ये पैटर्न बिल्कुल अलग नजर आता है। ये वैसा ही होता है जैसे नशे में हम सुपरमार्केट में बार कोड देखें तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग नजर आता है। इन बारकोड्स में इस तरह की शिफ्टिंग सिर्फ एक वजह से हो सकती है, वो जो नामुमकिन सी लगती है, फिजिक्स के एक बुनियादी नियम में बदलाव। जब हमने पहली बार उन नतीजों को देखा तो हमें भी लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने देखा कि जब हम आसमान के एक हिस्से में देखते हैं तब जैसे जैसे उसकी दूरी हमसे बढ़ती जाती है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। मगर आसमान के दूसरे हिस्से में इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ वैसे वैसे बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो फोर्स है जो लाइट से ट्रांसमिट होती है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ ही कांस्टेंट नहीं है तो मतलब है कि लाइट की प्रॉपर्टीज भी बदल रही हैं। अगर जॉन वेब सही हैं, तो जाहिर है कि इन्होंने ब्रह्मांड के एक बुनियादी नियम को पलट दिया है। अगर उन इक्वेशंस में फिजिक्स के नियम एक बार अलग अलग होने लगे तब उन्हें फिर से लिखना पड़ेगा। तब हमें फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों को दोबारा लिखना होगा नए सिरे से। क्या आइंस्टाइन गलत हो सकते हैं? क्या ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में लाइट की स्पीड अलग अलग है? दुनिया के दूसरे छोर पर एक कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि हां, ये सही है। वो मानते हैं कि लाइट हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से मूव कर सकती है और ब्रह्मांड में तारों तक पहुंचने के लिए सुपर हाईवेज भी। जब स्पेस एज शुरू हुई थी तब सही जानकारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तारों पर जाने वाले पहले इंसानों को भी यही करना पड़ा। वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर जा रहे थे और शायद ये पहली बार हुआ कि उनकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा तेज थी। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जोआओ मगेजो मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कई इलाके ऐसे हैं जहां लाइट से ज्यादा तेज स्पीड पर जाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी ये रेडिकल थियरी दी, क्योंकि इसके बिना वो ये नहीं समझा सकते थे कि ब्रह्मांड कैसा है। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हर डायरेक्शन में सब कुछ एक जैसा नजर आता है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि जब यह ब्रह्मांड बना था तब लाइट के आने जाने के लिए ज्यादा जगह ही नहीं थी, न वो ब्रह्मांड की खूबियां ही दिखा सकती थी, और इसे हम होमोजेनाइटी प्रॉब्लम कहते हैं। होमोजेनिटी प्रॉब्लम ये कहना सारी गैलेक्सीज और सारा मैटर पूरे ब्रह्मांड में फैला है, भले ही हम कहीं भी देखें, मगर ये कॉस्मोलॉजी की एक बहुत बड़ी पहेली है। समस्या ये है कि साइंटिस्ट्स ये नहीं मानते कि बिग बैंग के बाद मैटर को इतना वक्त मिला था कि वो पूरे ब्रह्मांड में बराबरी से फैल जाए। मान लीजिए कि बिग बैंग एक बड़ी पार्टी जैसा था। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, सबको एक जैसी वाइन का गिलास मिल गया, मगर एक वेट्रेस को इतना वक्त कैसे मिला कि उसने सबको इतनी जल्दी वाइन का गिलास दे दिया?
अगर वो लाइट की स्पीड से भी भागती है तभी उसे इतना वक्त नहीं मिलेगा कि वो बिग बैंग के ब्रह्मांड की तरह सबके बिखरने से पहले सबके पास पहुंच जाए। ज्यादातर साइंटिस्ट इस समस्या को कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थियरी से हल करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में तो कमरा काफी देर के लिए छोटा रहा, जिससे वेट्रेस को सबको ग्लास देने में देर नहीं लगी। फिर एक रहस्यमय मैग्नीफाइंग फोर्स ने कमरे को बड़ी तेजी से फैलाना शुरू किया। सबको ड्रिंक मिल गई और वेट्रेस को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के मुताबिक ब्रह्मांड जब बना था तब वो एक पिन के सिरे जितना छोटा था और सारी एनर्जी वहीं कंसंट्रेट हो रही थी। फिर शुरुआती ब्रह्मांड सेकंड के करोड़ 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 करोड़वें भाग में दुगना हो गया और फिर लगातार बढ़ता ही चला गया। उस वक्त जो इनिशियल स्मूथनेस थी वो काफी दूर दूर तक फैली और उसे ही हम आज देख रहे हैं। मगर इन्फ्लेशन को साबित ही किया जा सका है। युवाओं के पास इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, एक ऐसी चैलेंजिंग थियरी जो शायद ब्रह्मांड को हमारे बेहद करीब ला दे। अगर हम ब्रह्मांड के फैलने के रेट को बदलने की बजाय स्पीड लिमिट को लाइट की स्पीड को ही बदल दें तब क्या होगा? इसे ही हम वेरिंग स्पीड ऑफ लाइट थियरी कहते हैं। हमारी वेरिंग स्पीड ऑफ लाइट थियरी के मुताबिक वेट्रेस ने पार्टी यानी ब्रह्मांड की शुरुआत के वक्त तो सबको बड़ी तेजी से ग्लास दिए, फिर उसकी स्पीड कम होती गई और देर से आने वालों को यही लग रहा था कि उसने इतने कम वक्त में इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे सर्व कर लिया। युवाओं की थियरी भी होमोजेनाइटी प्रॉब्लम को उसी तरह से हल करती है जैसे कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन, मगर यह भी आइंस्टाइन की सबसे बड़े नियम पर सवाल खड़े करती है। ये आइंस्टाइन की इस बात को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराती कि लाइट की स्पीड ही स्पीड लिमिट है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उम्र के साथ लाइट की स्पीड भी बदली है। युवाओं की इस थियरी का मतलब है कि शायद हमें आज की कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में कई ऐसी जगहें भी होंगी जहां आज भी लाइट की स्पीड ज्यादा तेज हो। इन जगहों को कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। इस वेरिंग स्पीड ऑफ लाइट थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत में लाइट की स्पीड बहुत तेज थी और उन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स में हो सकता है आज भी उसकी स्पीड ज्यादा ही है। इनका मतलब यह है कि ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में स्पेस टाइम में छोटी छोटी दरारें बनी थी। उसके बाद से वो दरारें भी दूसरी चीजों की तरफ फैलती गईं और अब वो कई सौ करोड़ लाइट ईयर्स लंबी हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स शायद उन इलाकों में वो हाई स्पीड लाइंस हैं जहां लाइट सिर्फ रेंग सकती थी। आप कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को लंदन की अंडरग्राउंड रेल जैसा भी कह सकते हैं। वहां बाहर तो स्पीड लिमिट है, मगर जमीन के नीचे कोई लिमिट नहीं है। कह सकते हैं कि सतह पर तो आइंस्टाइन की लिमिट ही नियम है, मगर जमीन के नीचे कॉस्मिक स्ट्रिंग में स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट को कॉस्मिक स्ट्रिंग के आसपास के हाई स्पीड लिमिट वाले कॉरिडोर में डाल दें तो पूरे ब्रह्मांड में तेजी से ट्रैवल करना मुमकिन हो जाएगा। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को हमें ढूंढना पड़ेगा और लाइट की स्पीड का वेरिएशन भी अभी सिर्फ एक थियरी ही है। मगर अब धीरे धीरे जोआओ मगेजो और जॉन वेब जैसे साइंटिस्ट्स आइंस्टाइन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट पर सवाल खड़े करने लगे। आप शायद ये सोच रहे हो कि अगर वो स्पीड ब्रह्मांड में जगह जगह बदलती है तो क्या होगा, या कहीं वो शुरुआती ब्रह्मांड में अलग तो नहीं थी। अगर लाइट की स्पीड बदल रही है तो कहीं फिजिक्स की कुछ बातें आज के मुकाबले शुरुआती ब्रह्मांड में अलग तो नहीं थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स आज नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहे हैं और फिजिक्स की गहराइयों में जाकर ब्रह्मांड के नए नियमों की खोज कर रहे हैं, ताकि हम पृथ्वी नाम के इस टापू से दूर जा सकें। हमें अभी भी अपने ब्रह्मांड का नागरिक बनने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है। तारे आज भी हमारी पहुंच से काफी दूर हैं, मगर साइंस यहां से आगे जहां भी जाए, हम उस फाइनल फ्रंटियर तक पहुंचने की अपनी उन उम्मीदों को नहीं छोड़ सकते। और एक दिन हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे,
क्योंकि इंसान जो सोचता है वो कर गुजरता है।